बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसका रीज़न ये है कि ये तवक्को की जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अवाम नहीं निकलेंगे। जो कुछ रावला कोट में किया गया उसके बाद शायद लोग ना निकलें, लोग डर जाएं, लेकिन कश्मीर के लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। वो अपनी सोच में, अपने इत्तेहाद में, अपने मुतालबात को मनवाने में वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों के लोगों का अलग अलग मिजाज है ना। बलूचिस्तान किसी और तरह है, खैबर पख्तूनख्वा किसी और तरह है, तो आज़ाद कश्मीर के लोग डिफरेंट हैं। मकबूजा कश्मीर से हमें सीखना चाहिए था कि वो 70 साल से ज़्यादा हो गया है, इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ पे भारत ने दाखिल की हुई है, 10 लाख के करीब फ़ौजी वहाँ पे रखे हुए हैं, फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं। अक्सर वो एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उनके जो हुर्रियत रहनुमा हैं वो सारे आवाज़ उठाते रहते हैं। बल्कि वहाँ से भी अब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कंसर्न शो किया जा रहा है। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा और उससे बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट भी किया। अब मैं इनके अकाउंट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इससे पहले मैंने कभी मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का अकाउंट स्टडी भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ 2014 में ये अकाउंट बना था, 2,32,000 से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। अब मैं क्योंकि बहुत सारे अहम लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं और वो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। बहरहाल वहाँ पे भी सिंपल ये है कि कंसर्न शो किया गया जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और अमन व अमान से सूरत हाल को कंट्रोल करने पे जोर दिया गया। अब नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है ये बताने के लिए हमें थोड़ा सा मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं अब उतना क्लियरली तो आपको नहीं बता सकता। वहाँ पहाड़ी रास्ते हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो पहाड़ों के अंदर से गुजरते हैं, बहुत तंग रास्ते भी हैं और मकामी लोग उनको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो मैप के ऊपर मौजूद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम ज़रा मैप के ऊपर जाएंगे और जायज़ा लेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है, काफ़िले कहाँ पे पहुँचे हैं। जी तो नाजरीन, ये है मैप और ये आज़ाद कश्मीर है। इस तरफ जो है ये मकबूजा कश्मीर है जो भारत के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के पास है, आज़ाद कश्मीर है। ये जो रेड डॉट वाली लाइन जो है ये आपको बता रही है कि ये बाउंड्री है। कश्मीर जो है ना वो इस शक्ल का है, ये जरा बहुत यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है कश्मीर की। उस तरफ पाकिस्तान है, ये आपको इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, ये आपको नीचे रावलपिंडी और बाकी इलाके आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर आप एबटाबाद, मानसेरा, ये सबके साथ साथ कश्मीर की बाउंड्री चलती है। यहां से काफिले रवाना हुए थे। ये भिंबर का इलाका है, नीचे डुडियाल का इलाका है, ये मीरपुर का एरिया है और ये कोटली है जिसको क्रॉस करना था इन काफिलों ने। तो कोटली को क्रॉस करने के बाद ये है मेन पॉइंट जहां पे इस वक्त सारा मामला मौजूद है। इसे कहते हैं रावला कोट। सबसे पहले लड़ाई रावला कोट में शुरू हुई थी। रावला कोट पे ही सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया। रावला कोट में ही लाशें गिरी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी और जो सिविलियन है वो भी यहां पे शहीद हुए हैं। अभी सूरत हाल ये है कि यहां से जो सबसे बड़ा काफिला चला था, जो भिंबर से और मीरपुर से और डुडियाल से जो निकला था, ये डुडियाल का इलाका है। यहां से जितने भी लोग निकले थे ये सारे इकट्ठे होकर कोटली के रास्ते से ऊपर पुलंदरी की तरफ गए। अब बाकी काफिले इसके अंदर साथ साथ शामिल हो रहे थे। कुछ काफिले इस तरफ से भी आए। ये जो एरिया है इसको ये कहोटा का इलाका कहते हैं, साथ में ये अब्बासपुर का एरिया है और ये साथ साथ ये जो एरिया है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे देहात हैं, बहुत बड़ी आबादी है। तो ये लोग यहाँ पे अब्बासपुर की तरफ आ गए और ये यहाँ पे जमा। एक जो काफिला है ये पुलंदरी की तरफ से ऊपर जा रहा है और ये पहुंचेगा ये खाई गला। ये एरिया है जहां पे इस वक्त सबका फोकस है। जितने भी मुजाहिरीन हैं वो सारे इस एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं, ये वाले एरिया में। अच्छा, ये सीधे सीधे इलाके नहीं है, या ऐसा नहीं है कि शाहराहें या सड़कें हैं जैसे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे से आ रहा है काफिला, ये वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटे बड़े रास्ते भी हैं, पगडंडियां भी हैं। तो वो अलग अलग रस्तों से जो कश्मीरी हैं वो जानते हैं, उन रस्तों को वो वहां से जाते हैं। तो अब रावला कोट के इर्द गिर्द एक तो बाग की तरफ से आने वाले काफिले, जब क्योंकि ये बाग वाले भी रावला कोट के इर्द गिर्द आ गए, ये लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। जो नीचे से 2-3 अलग अलग काफिले चले थे वो भी पहुंच गए हैं। तो 6 रास्ते जाते हैं रावला कोट के अंदर मेन। तो उनमें से 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जो कश्मीरी नौजवान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में अपने मुतालबात अपने साथ लिए हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावला कोट को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ रावला कोट के अंदर, क्योंकि इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पे देखा गया था कि रावला कोट को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे
मुजाहिरीन का जोर तोड़ा जाएगा, इस जगह पे मुजाहिरीन को रोका जाएगा और यहां से जोर तोड़ने के बाद इस तहरीक को कुचल दिया जाएगा। लेकिन प्लान बी की एक बात सामने आ रही है। मैंने अपने सोर्सेज से जब बात की तो मुझे पता चला एक प्लान बी भी है और उस प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हो सकता है रावला कोर्ट के अंदर ये लोग दाखिल ना हो या उसको अवॉइड करने की कोशिश करें या रावला कोर्ट के अंदर से एक एहतजाज शुरू हो जाए या इसी जगह के ऊपर एक धरना दिया जाए। अब कुछ आप कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल उनके पास एक प्लान बी है। कुछ चीजें मुझे आइडिया है, कुछ लोगों ने मुझे बताई, उन्होंने कहा जी हम अमानतन आपको बता रहे हैं, इस वक्त कुछ चीजें आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। बहरहाल ये है जनाब, रावला कोर्ट नीचे से लोग जा रहे हैं हजीरा के रास्ते से और खाई गला की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो मंग की तरफ से रास्ता जा रहा है वहां से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलंदरी वाला काफिला या नीचे से जो काफिले निकले थे वो सारे काफिले इकट्ठे होकर रावला कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गए। सबकी नजरें रावला कोर्ट के ऊपर थी और अभी तक हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, रावला कोर्ट की बाउंड्री के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। ये है जनाब मुजफ्फराबाद जो सबकी मंजिल है, यहां पे सारे फाइनली आना चाहते हैं। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आजाद कश्मीर का, ये मुजफ्फराबाद से ऊपर है, इसको हम नीलम वैली कहते हैं। तो नीलम वैली से भी काफिले नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पे भी रास्ते रोके जा रहे हैं और यहां पे इस वक्त रावला कोर्ट मेन एरिया बना हुआ है। रावला कोर्ट से ऊपर बाग है और फिर रास्ता नहीं रोका जा सकता। उसकी वजह यह है कि आगे रास्ते इस तरह के हैं, पहाड़ इस तरह के हैं और मल्टीपल रूट्स हैं, कश्मीरियों का बड़ा कंट्रोल है, तो फिर आगे रास्ता आप नहीं रोक सकते। तो इस पॉइंट के ऊपर इस वक्त सबका फोकस है। नाज़रीन, आपने देखा मैप पे मैंने आपको जितना मैं समझा पाया, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की, मकामी लोगों से बातचीत की, मैंने वहाँ पे ट्रैवल तो किया है लेकिन कभी इस अंदाज में मैंने चीज़ों को नहीं देखा। लेकिन जो मुझे समझ आई वो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कहाँ कहाँ से काफ़िले किस किस जगह पे पहुँचे हैं और रावला कोर्ट पे क्यों सबकी नज़र है। रावला कोर्ट को जो है ना वो एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से इम्पॉर्टेंस दी गई है और वहाँ पे बहुत बड़ी फोर्स इकट्ठी की गई है कि यहाँ से अगर हम नाकाम बना देते हैं इस तहरीक को तो फिर ये तहरीक आगे कामयाब नहीं होगी। एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन अगर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं इस तसादुम को अवॉइड करने में, जिससे पूरे पाकिस्तान का भला इसी में है कि तसादुम को अवॉइड किया जाए, तो फिर तो सूरत हाल बदल जाएगी, ये अपने मुतालबात भी मनवा लेंगे। मैं चंद दिनों से एक बात कर रहा हूँ और मैं इस बात पे कायम हूँ क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आज़ाद कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, बेशक उन्हें ये लफ्ज़ बहुत बुरा लगता होगा लेकिन हकीकत यही है कि वो वहाँ पे सेक्टर कमांडर से पूछे बगैर वो कोई एक काम भी नहीं कर सकते और जब तक कि उन्हें इजाज़त ना मिले तो वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल भी नहीं हो सकते। वो इस्लामाबाद में मौजूद है और इस्लामाबाद में भी वो कोई मूवमेंट, कोई मुलाकात, कोई चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। तो कठपुतली वज़ीर आज़म को इतनी बड़ी गाली नहीं है, अगर आप हैं तो फिर आप हैं। पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है इस वक्त शहबाज शरीफ, वो भी एक कठपुतली वज़ीर आज़म है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। यहाँ पे कठपुतली वज़ीर आज़म मैं फैसल राठौर को कह रहा हूँ, उनका जो सदर है या सदर का जो बेटा है जरदारी, बिलावल जरदारी, ये सारे भी कठपुतलियाँ ही हैं, तो कोई इतना बुरा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो कठपुतली वज़ीर आज़म है ये इस्लामाबाद में है और वापस नहीं आ रहे। इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ अपनी पार्टी की आदत को बता दिया कि इलेक्शन मुलतवी करवाएं, जो मर्ज़ी करें आप। और अब इनके करीबी सोर्सेज जो हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के, वो ये बताना शुरू हो गए हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला किया है कि किसी भी सूरत में उन्होंने ये मुतालबात तस्लीम नहीं करने जो आज़ाद कश्मीर के लोग जिनके लिए बाहर निकल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो 12 नशिस्तों वाला मामला है, देखें ना, 12 नशिस्तें अगर छोड़ देते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उसमें वो कहते हैं जनाब मामला ये है कि ये तो मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए हमने रखी हुई है और ये तो इजहार यकजहती के लिए हमने रखी हुई है। तो इजहार यकजहती करना है कश्मीरियों के साथ या कश्मीर को आज़ाद भी करवाना है? 75 साल से कश्मीर को आज़ाद करवा रहे हैं, आज तक उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। उनकी सीटें चाहिए उनके नाम के ऊपर, वहाँ से आने वाला पानी भी चाहिए, उनके नाम के ऊपर आलमी सतह पर सियासत भी करनी है, उनके हकूक़ के लिए आपने आवाज़ भी उठानी है। लेकिन जब कश्मीरी खुद हकूक़ मांगे तो फिर उनको आपने मारना भी है, उनको डंडे भी मारने, उन पर गोली भी चलानी है। ये बड़ा नामुनासिब है रवैया। तो कश्मीर की आज़ादी के लिए हमने अमली तौर पे क्या किया? हमने जंगें लड़ी लेकिन हमने कश्मीर का कोई 1 इंच फतह नहीं किया। ये शुरू में जो कबायली गए और जिन लोगों ने मिलकर कश्मीर को फतह किया या कश्मीरियों ने खुद जोर लगाया तो एक खित्ता आज़ाद कश्मीर बन गया और फिर एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई कि उस तरफ इंडिया के कंट्रोल में कश्मीर है और इस तरफ जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है और एक आज़ाद कश्मीर है। अब आज़ाद कश्मीर बन तो गया लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ पे कब्ज़ा किया गया। वो लोग ये कहते हैं जनाब कि ये 12 नशिस्तें जो है ना, इनके ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कंट्रोल करती है, तो हम नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट हमें ऐसे कंट्रोल करे।
अब एस्टेब्लिशमेंट ने साफ पैगाम दिया तलत हुसैन को प्रोग्राम के बीच में कि यार 12 सीटें तो हम नहीं छोड़ते, यहाँ अपने अपने बंदे लाने ही लाने हैं, इनके जरिए से हम हुकूमत बनाते हैं तो हम कैसे छोड़ दें। तलत हुसैन ने वो पैगाम पढ़ के भी सुना दिया। अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है उन्होंने जब सारी सिचुएशन सामने रखी तो दो ऑप्शन है। एक, या तो वो कहते हैं कि इस ऑपरेशन को रोकें, मुज़ाकरात करवाएं, चीज़ों को नॉर्मलाइज करवाएं और फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएं तो फिर आपके चांसेस है कि धांधली वांधली करके आप चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कहते हैं फिर इलेक्शन ना करवाएं आप। अगर आपने ये कत्लेआम करना है और इस पूरी तहरीक को ताकत के साथ कुचलना है तो उसमें आपको सैकड़ों लोग मारने पड़ जाएंगे या दर्जनों लोगों को आपको मारना पड़ जाएगा। तो जब आप इतने सारे लोगों को कत्ल कर देंगे, हर इलाके में लाश जाएगी, पहले ही कश्मीर की आबादी को बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बात वहाँ जंगल में आग की तरह फैलेगी और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर आप इलेक्शन को ख़त्म कर दें, फिर आप 2 साल इलेक्शन ना करवाएं कश्मीर में और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर फैसल राठौर साहब की ख्वाहिश है कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ पाकिस्तान भर के मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड और बाद वक़्त ऑन द रिकॉर्ड अपने लोगों के ज़रिए से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबको वो ये कहते जा रहे हैं कि मैं तो मुज़ाकरात का हामी हूँ, मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, फौरी तौर पर मुज़ाकरात होने चाहिए। कहाँ है एक्शन कमेटी वाले मेरे भाई, उनको मेरे साथ बिठाएं ताकि हम उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो दूसरी तरफ वो ये वाला प्रोपेगेंडा भी साथ साथ फैला रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त खेल है जो खेला जा रहा है। इसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, ये सारे बराबर के शरीक हैं, ये मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन अब करना क्या है? देखिए, इस वक्त जो फार्मूला है वो ये है कि ताकत के ज़रिए से, भरपूर ताकत के ज़रिए से अवामी एहतजाज को कुचल दिया जाए, चाहे उसके अंदर कितना भी नुकसान हो। मीडिया इसको दिखाएगा नहीं और आलमी सतह पे खबरें जाने नहीं दी जाएंगी और कश्मीरियों को जो उनकी हकूक़ की मूवमेंट है उसके समेत कुचल दिया जाए। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो अभी वज़ीर आज़म में कठपुतली फैसल राठौर, ये लोग मैदान में आए और आकर के आए जी बैठे बात करते हैं। बीच में से ही बंदे चुने जाएं और बैठकर बातचीत की जाए कि नहीं जी देखें वो गलत लोग थे, हम तो आपके साथ हैं, हम तो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों के हकूक़ के लिए खड़े हैं। कुछ हकूक़ कश्मीरियों को दे दिए जाएं और कुछ चीज़ें जो है उनको रोक लिया जाए, जो एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है वो क्रॉस ना की जाए, तो फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ये लोग जो इस जुल्म और बर्बरियत का हिस्सा है, ये कल को अवाम के साथ हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो एक प्लान तो इनका ये भी है, लेकिन प्लान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाता है ना। असल प्लान तो होता है हमारे रब का, इंसान की प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाती है। अब देखना यह है कि रावला कोर्ट में जो प्लान B है वो क्या सामने आता है। इस तसादुम को अवामी एक्शन कमेटी के लोग किस तरीके से अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो तो बहुत गुस्से में हैं। जो वीडियोज आ रही हैं उनमें लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ वो चाहते हैं कि उनका सामना भी हो जाए अगर सिक्योरिटी फोर्सेस से, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये एक अवामी मूवमेंट है। बाज़ लोग कहते हैं ये एक जत्था है या ये थोड़े से लोग हैं या ताकत के बलबूते पे एक जत्था निकले और निकल कर वो अपने फैसले मनवाए। तो देखें, मैं सादी सी बात करता हूँ, जहाँ पे अवामी हुकूमत होना, अवाम के वोटों से हुकूमत बने, फिर उस हुकूमत को ये हक होता है कि वो फैसले करे और वो हुकूमत इस बात का ख्याल भी रखती है कि फैसले अवाम के हक में करने हैं। जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कठपुतलियाँ ला के बैठा देती है, वहाँ पे फिर अवाम को बाहर निकलना पड़ता है। फिर आप अवाम को जत्था कह के नहीं दबा सकते। जत्था असल में वो है जो एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर बैठाया हुआ है बगैर वोटों के। जत्था असल में वो है जिसको गिलगित बल्तिस्तान पे मुसल्लत किया जा रहा है। जत्था जो करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, चोरों और डाकुओं का एक जत्था ला के आसिम मुनीर साहब ने 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। जत्था वो है, जत्था वो है जो बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करता है। अवाम को आप जत्था नहीं कह सकते। ये तो बड़े आराम से कहते हैं कि ये एक जत्था है, मुसल्ला जत्था है, ये आ गया। नहीं, वो जत्था नहीं है। आप आंखें खोल कर देखिए, वो आज़ाद कश्मीर की आवाम है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 45 लाख लोग हैं तो सारे के सारे सड़कों पे आ जाएंगे। उनके हर घर के अंदर से 1-2 लोग निकल कर आए हुए हैं। और अगर आप उनकी तादाद देखें, जो लोग एहतजाज में और मुजाहरों में शिरकत कर रहे हैं, तो उनकी तादाद लाखों में है। हज़ारों गाड़ियां जो हैं वो रस्ते में है। मैंने अभी आपको बताया मैप की मदद से कि कहाँ कहाँ पे लोग किस तरह पहुंचे हुए हैं। तो ये जत्था कह के इनकी तौहीन ना की जाए, ये बड़ी सख्त ज्यादती है। ये अवामी मूवमेंट है और अगर ये लोग खड़े रहे और ताकत के साथ खड़े रहे और इन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए, तो ये सारे लोग जो भी नफरत फैला रहे हैं कश्मीरियों के खिलाफ, या ये कह रहे हैं जनाब के कश्मीरी जो हैं वो आटा सस्ता ले लेते हैं, या ये कह रहे हैं कि गिलगिती जो है वो आटा सस्ता ले लेते हैं, या ये कह रहे हैं कि ये जो बिजली है वो सस्ती ले लेते हैं। देखें, बिजली उन्हीं के वहाँ से वो सारा पानी आता है जिससे आप बिजली बनाते हैं। यानी अगर आप ये अपने डैम्स को निकाल दें और इन सारे मामलात को बाहर कर दें तो फिर आप कहाँ जाएंगे। और कश्मीर के नाम के ऊपर ही आपने इतनी बड़ी फौज बनाई है,
इतना बड़ा आपने दिफाई बजट रखा है इंडिया के साथ, तो आपका एक मामला ही कश्मीर का है, दूसरी लड़ाई कौन सी है आपकी उसके साथ? आपकी पूरी फौज का जो जवाब है 70 साल में वो कश्मीर की बुनियाद के ऊपर है। कश्मीर पे आपने अपना पूरा एक आलमी मुकदमा खड़ा किया है, कश्मीर का नाम ले लेकर आपने, यानी ये आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते कौम को, आप नहीं बेवकूफ़ बना सकते कौम को। आपको कश्मीर से क्या मिलता है ये बताए बगैर आप ये नहीं कह सकते कि आपने कश्मीरियों को क्या दिया है। रियासत ऐसे ही काम करती है, जहां पे लोग कमज़ोर होते हैं वहां पे ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो अगले 24-48 घंटों में फैसले होंगे वो ये बताएंगे कि ये तहरीक किस तरफ जाती है। और एस्टेब्लिशमेंट का अभी तक जो मूड नजर आता है वो ताकत के अलावा कोई और जबान ना बोलना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ है, उन्हें परवाह ही नहीं किसी बात की। वो कहते हैं जितने बंदे भी मारने पड़े, बल्कि एक बहुत बड़ा आदमी है उसके बेटे ने कहा, और पाकिस्तान से बाहर एक जगह पे उसने कहा कि अगर हमें 4-5 हज़ार बंदा भी मारना पड़ा तो मसला कोई नहीं है। तो दूसरे शख्स ने हैरान होकर कहा कि क्या मतलब? उसने कहा जी मतलब ये है कि ट्रंप हमारे साथ है, हम बंदे भी मार देंगे तो हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इधर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद फिर हमने देखा जैसे आईनी तरामीम हुई और जैसे बाकी चीज़ें हुई तो वो बात सच साबित हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर MI-17 मुजफ्फराबाद के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया, और इसके गिरने की वजह जो है वो टेक्निकल बताई जा रही है। इसमें कौन से ऑफिसर्स थे इनके बारे में भी कोई इतला नहीं दी गई, लेकिन इब्तदाई इतला के मुताबिक 2 अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं, एक में कि 17 लोग थे, एक में 21 लोग थे। लेकिन ये तमाम लोग जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, इस बात की कंफर्मेशन है कि वो सारे लोग शहीद हो गए हैं। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, इसकी तफसीलात मज़ीद आएंगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा। अभी फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर मैं सिर्फ वन लाइनर आपको बता दूं कि अगले 48 घंटों में जो कुछ भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी करेगी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी उस पर इन्हिसार होगा कश्मीर के मुस्तकबिल का, कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा और कश्मीरी किस तरफ खड़े होंगे और वो क्या फ़ैसला करेंगे। देखें, सबसे बेहतर तो यह है कि अवामी राय का एहतराम किया जाए। बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठकर जो फैसला करते हैं, उन फैसलों ने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, मईशत जो है वो आपके सामने आखिरी दमों पे है। अब बजट आप नहीं बना पा रहे, बार बार बजट आपका डिले हो रहा है, आगे जा रहा है। वजह क्या है? पैसा ही नहीं है और कहीं और से पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है। कारोबार बंद हो गया, बैरूनी सरमायाकारी ख़त्म हो गई, सियाहत पाकिस्तान में ख़त्म हो गई, दहशतगर्दी का पाकिस्तान में उरूज हो गया। ये बंद कमरों में चंद जर्नैलों के और चंद सियासतदानों के फ़ैसले उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया। तो कश्मीर के अंदर आप ये तजर्बा ना करें, वहाँ की आवाम को वहाँ के फ़ैसले करने दें। नादरीन, DG ISPR ने चंद सालों के बाद अपने एक्स अकाउंट का, ये जो ट्विटर का अकाउंट होता है एक्स का, इसका उन्होंने कमेंट वाला एरिया खोल दिया कि आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। उन्होंने उसको पहले बंद किया हुआ था। फिर लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, लोगों ने बेशुमार कमेंट्स किए हैं, सैकड़ों कमेंट्स जो हैं वो आए फौरी तौर पे, और फिर दोबारा से जो कमेंट वाला सेक्शन है उसको बंद कर दिया गया। यानी अवामी राय इतनी सख्त खिलाफ है इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और वो ऐसे रद्द अमल देते हैं मिनटों के अंदर कि वो जो कमेंट्स वाला सेक्शन है उसको चेक करने के लिए खोला गया था कि ज़रा देखते हैं कि अवामी राय बदली है या नहीं बदली, क्योंकि बेशुमार लोग भर्ती भी किए गए हैं। लेकिन जो अमूमी तौर पे अवाम की राय है वो बड़ी सख्त है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, क्योंकि फ़ौज ने एक इलेक्शन चोरी करवाया पूरा, और आसिम मुनीर साहब इसका मेन किरदार है। और इलेक्शन चोरी करके उन्होंने उन लोगों को लाकर बैठा दिया जिन्हें अवाम नापसंद करते हैं। अब जब तक अगला इलेक्शन नहीं होगा ना, तब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के मैदान में एक लम्हे के लिए भी संभल नहीं पाई, सवाए इसके कि पाकिस्तान के अवाम ने उनका साथ दिया था उस वक्त जब इंडिया के साथ पाकिस्तान एक लड़ाई में चला गया था। लेकिन अब हर वक्त तो लड़ाई नहीं लगी रह सकती, और ना पाकिस्तान हर वक्त लड़ाई अफोर्ड कर सकता है, वैसे इंडिया भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, एक एक करके जो नाराज़ अरकान हैं वो सामने आ रहे हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें दावा किया गया था सुहेल अफरीदी की जानिब से वो सारी जामिद होती जा रही है। सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकातें तो नहीं हो पा रही, लेकिन वो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं, और वो उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे गंडापुर साहब चले थे। गंडापुर अच्छा बच्चा था, सुहेल अफरीदी भी अब तकरीबन अच्छा बच्चा है, और चीज़ें काफ़ी बेहतर होती चली जा रही हैं सुहेल अफरीदी के लिए, और वो अपनी हुकूमत नहीं गंवाना चाहते मेरे ख्याल में। और बजट में भी उन्होंने वफाक की बातें मानी हैं, यानी वफाक के कहने के ऊपर तरक्याती बजट कम हो रहे हैं, वफाक के कहने के ऊपर सरप्लस वाले मामलात हो रहे हैं,
वफाक के कहने के ऊपर अरबों रुपए कुर्बान हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के। तो सुहेल अफरीदी जो है वो अच्छे बच्चे की तरह मामलात कर रहे हैं। अब इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोई तहरीक का रास्ता तो सुहेल अफरीदी ने फिलहाल अपनाया नहीं, और अगर वो नहीं अपनाते तो फिर एक ही रास्ता है कि इमरान खान साहब डील करके बाहर आए। तो डील के बगैर तो इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात तकरीबन अब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक खड़ी नहीं हो रही। जब तक कि अवामी दबाव नहीं होगा, बड़ी तहरीक खड़ी नहीं होगी, तब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। देखें ना, मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर नीचे गया। यहाँ पे बजाय इसके कि ये एक अवामी दबाव पैदा करते इमरान खान जैसे लीडर को बाहर लाने के लिए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता, ये उल्टा इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। और अब तनकीद भी बहुत हो रही है और तनकीद होनी भी चाहिए। सुहेल अफरीदी को गिरा दिया जाएगा। जो पार्टी के अंदर समझदार लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इसके खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं इमरान खान की चॉइस है, फिलहाल इसको चलने दो। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जो कर रहे हैं उसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहा है। और सुहेल अफरीदी कोई ऐसा नहीं लगता कोई तहरीक बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, या कोई तहरीक बना रहे हो, या कोई कारकुनों को इकट्ठा कर रहे हो, या नौजवानों की कोई तंजीम खड़ी कर रहे हो, या नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हो। अब ऐसा दिखाई नहीं देता। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।